Hello everyone, my name is Sanovar Nas, third year MBBS student at Jawaharlal Nehru Medical College, AMU. Today I have with me my senior Mr. Afif Sultan with All India rank 2203 in NEET PG and AMU rank 9 in his first attempt. सर पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी। तो आज सर हम लोग के साथ नीट पीजी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे जिससे नीट पीजी एस्पिरेंट्स और जूनियर्स को हेल्प मिल सके। तो शुरू करते हैं सर, नीट पीजी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए? नीट पीजी की प्रिपरेशन का सबसे अच्छा टाइम तो मिड प्रॉफ रहेगा, क्योंकि उसके अंदर मिड प्रॉफ के अंदर आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो जाते हैं और वो मिड प्रॉफ के सब्जेक्ट भी इतने वास्ट नहीं होते हैं, तो उसके अंदर आप जो है फाइनल प्रॉफ के सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स एक तो उनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है और दूसरी बात ये है कि उनके वीडियोस बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको आपको हल्का हल्का पहले से ही कवर अप करना ज़रूरी है ताकि फाइनल प्रॉफ तक पहुंचने तक आप सारे सब्जेक्ट के वीडियोस भी देख सकें और उनको अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर सकें। मतलब मिड प्रॉफ से स्टार्ट कर देनी चाहिए। सर हाउ टू कवर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो इन सब्जेक्ट्स को इग्नोर करते हैं। ये फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट हैं एक्चुअली में उनका नीट पीजी से लेकर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के बीच में जो टाइम गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो मोस्टली बच्चे उनको भूल भी जाते हैं। तो सबसे अच्छा टाइम तो इनका इंटर्नशिप के अंदर ही होता है और स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही इनको प्रिपेयर करेंगे तो आपको रिवीजन करने का टाइम भी अच्छा मिलेगा और आप इनके अंदर क्यू बैंक ज़्यादा इसका सॉल्व कर सकते हैं। और नीट पीजी के लिए प्रिपेयर करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्यू बैंक लगाइए। सर हाउ टू स्टडी फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स? ये फाइनल ईयर सब्जेक्ट मोस्टली बच्चे प्रिपेयर कर ही लेते हैं, क्योंकि फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होता है वही अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए बच्चे खुद अच्छे से ज़्यादा नोट्स को रिवाइज़ करते हैं। तो मेनली ये है कि फाइनल ईयर का अगर आपको प्रिपेयर करना है तो सबसे अच्छा टाइम उनका प्रॉफ ही है। मतलब थर्ड ईयर से हम लोग फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स को भी देखना शुरू कर दें। जी, सर किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें? देखिए जैसे कि सर्जरी है, इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है और ये काफ़ी अच्छा स्कोरिंग भी है। अगर आप इसको सर्जरी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसके अंदर नीट पीजी के अंदर स्कोर करना ज़्यादा इजी रहता है। और गायनी है, इसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा है। और मेडिसिन है, मेडिसिन का वेटेज ज़्यादा है, पर मेडिसिन के अंदर आप बार बार नोट्स नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये खुद ही अपने आप में इतना वास्ट है। तो मेडिसिन के लिए आपको मोस्टली क्यू बैंक पे ज़्यादा रिलाई करना पड़ेगा और जीटी पर और मिनी टेस्ट पर। सर स्टैंडर्ड बुक को कैसे पढ़ें? स्टैंडर्ड बुक का मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने तो स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मेरे हिसाब से तो नोट्स जो है वो सफिशिएंट हैं अच्छा स्कोर करने के लिए। क्योंकि जितना आप नोट्स पढ़ेंगे और उतना ही आपको ज़्यादा टाइम आप लगा सकते हैं क्वेश्चन क्यू बैंक सॉल्व करने के लिए और टेस्ट देने में। तो यही अगर इतना ही कर लेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। सर मटेरियल कौन सा प्रेफर करते थे आप, मतलब हैंड रिटन नोट्स की सेल्फ मेड नोट्स? मेरे हिसाब से तो जो कोचिंग की तरफ से जो नोट प्रोवाइड करे जाते हैं वो ज़्यादा बढ़िया है। क्यों? क्योंकि आपको एक तो लेक्चर के अंदर आप बहुत अच्छी तरीके से सुन सकते हैं, आपको ये ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि मुझे हर बात नोट करनी है। और ऐसा रहता है कि कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम मिस आउट कर जाते हैं, हम लिख नहीं पाते हैं, तो वो कोचिंग की तरफ से जो नोट प्रोवाइड होते हैं उनके अंदर ये सब चीज़ें मिनिमाइज़ हो जाती हैं। तो और दूसरा ये है कि आप कोचिंग के नोट से पढ़ेंगे तो आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे उसको, और जितना जल्दी आप कंप्लीट करेंगे तो उतना आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा रिवाइज़ करने के लिए और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है। इन शॉर्ट मतलब हम लोग को अपना टाइम सेव करना है और रिवीजन और क्वेश्चन बैंक पे ज़्यादा जो फोकस करना है। सर क्वेश्चन बैंक कैसे सॉल्व करें, मतलब टॉपिक क्लियर होने के बाद, ख़त्म होने के बाद, कि मतलब थोड़ा गैप देके? एक्चुअली मैं तो दोनों ही करता था। कभी जब मेरे को टाइम ज़्यादा मिल जाता था इंटर्नशिप के टाइम पे, तो मैं उसी टाइम पर ही क्यू बैंक लगा लेता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि मैंने टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद मैंने क्यू बैंक सॉल्व कर लिया। तो ये आप क्वेश्चन क्यू बैंक कब सॉल्व करते हैं कब नहीं करते हैं, तो इस पे मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए प्रिपरेशन पे। आपको मेन फोकस रहना चाहिए कि कोई क्यू बैंक लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्यू बैंक लगाना है। सर ग्रैंड टेस्ट कब से देना स्टार्ट करें? देखिए ग्रैंड टेस्ट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रिपरेशन के लिए। और ग्रैंड टेस्ट लगाने के लिए पहले आपको अपने हर सब्जेक्ट की फ़र्स्ट रीडिंग कंप्लीट करनी है। फ़र्स्ट रीडिंग कंप्लीट करने के बाद आपको हर वन वीकली, मतलब हर वीक में आपको एक जीडी देना ज़रूरी है। फिर उसको एनालाइज भी करते थे आप? ये एनालाइजिंग ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि आपको खुद पता चलना चाहिए कि आपने क्या आपकी कमी रह गई है और आपको कैसे उसे और इम्प्रूव करना है, या कौन से क्वेश्चंस थे जो आपके नोट्स में नहीं थे तो आप उनको फिर ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जीटी से ही इस बार जो हमारा नीट पीजी हुआ था उसमें काफ़ी क्वेश्चन जीटी से ही रिपीट हुए थे।
ठीक है सर, ड्यूरिंग इंटर्नशिप मतलब कितना टाइम मिल जाता था आपको पढ़ने के लिए? ये तो डिपेंड करता है कि अब कौन सी पोस्टिंग चल रही है। अब जैसे कि सर्जरी है, तो सर्जरी में तो टाइम मिलता ही नहीं है प्रिपरेशन करने के लिए। और जैसे मेडिसिन पोस्टिंग है, तो मेडिसिन में ये सीजनल पे डिपेंड करता है। जैसे डेंगू सीज़न है, तो उसमें भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस ये इंटर्नशिप तो बहुत हेक्टिक रहती है, तो इसके अंदर किसी न किसी तरीके से हमें अपनी तरफ से ही हमें कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल सकें प्रिपेयर करने के लिए। सर आप कितने घंटे रोज़ पढ़ते थे? स्टार्टिंग फेज़ में मैं इतना नहीं पढ़ता था, पर आखिरी के 6 मंथ्स में मैंने डेली 10 आवर्स तक निकाल लिया था पढ़ने के लिए। सर ड्यूरिंग यूजी मतलब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रॉफ में कितने आवर्स रोज़ पढ़ते थे? मैं तो उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ता था, पर बट ये है कि हाँ, कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन करके रखी थी कि डेली 3 to 5 आवर्स तो स्टडी करता था मैं। मतलब कंसिस्टेंट रहना हम लोग को। सर आप मल्टीपल रिसोर्सेज यूज़ करते थे? ये मल्टीपल रिसोर्सेज का ये है कि मैंने मतलब हर सब्जेक्ट के लिए एक से ज़्यादा कोचिंग को प्रेफर नहीं करा है। मैं ऐसा करता था, जैसे किसी कोचिंग के अंदर कोई सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने वहाँ से उस सब्जेक्ट को पढ़ लिया है। बट मैंने एक सब्जेक्ट के लिए एक ही कोचिंग प्रेफर करी है, क्योंकि मैंने मल्टीपल रिसोर्सेज को इसलिए अवॉइड करा है क्योंकि इसमें एक तो टाइम ज़्यादा जाएगा, क्योंकि आपको नीट पीजी के लिए आपको हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है। तो सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आपको जहाँ से जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है वहाँ से उसे पढ़ लीजिए और फिर उसको वहीं से रिवाइज़ करिए। ओके सर, ड्यूरिंग प्रिपरेशन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत लगातार पढ़ते हैं फिर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, तो मतलब उसको कैसे ओवरकम करें? ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता रहता था। तो मैं क्या करता था, हमारे साथ जो हमारा फ्रेंड सर्कल था, हम लोग आपस में कहीं बाहर डिनर पे चले जाते थे, कहीं घूमने चले जाते थे। इससे ये होता था कि हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाता था। मतलब हम लोग को मतलब कंसिस्टेंट रहना है लेकिन बर्नआउट नहीं होना है, मतलब एग्जॉस्ट नहीं होना है, थोड़ा थोड़ा अपने आप को ब्रेक देना है। ठीक है सर, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन? ये डिस्ट्रैक्शन अवॉइड तो नहीं कर सकते, बट डिस्ट्रैक्शन को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज़ करने के लिए ये है कि सबसे पहले तो आपको अपना कोई भी एक टॉपिक आपको सेलेक्ट कर लेना है कि मेरे को ये सब्जेक्ट इतने दिन तक कंप्लीट करना है। तो अब जब आपको ये रहेगा कि मेरे को ये सब्जेक्ट विद इन अ टाइम इतना कंप्लीट करना है मेरे को, तो आप चाहे आपका एक दिन अगर आपने नहीं पढ़ा, तो अगले दिन आप ज़्यादा पढ़ लेंगे। तो इससे ये है कि आप उस टॉपिक को विद इन अ टाइम पीरियड अगर कंप्लीट कर पाएंगे, तो अगर डिस्ट्रैक्शन आपको बीच में हो भी रहा है, तो उसका कोई खास सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी पढ़ाई पे, मतलब आपके रिजल्ट पे। सर हाउ टू रिवाइज इन लास्ट मंथ? ये लास्ट मंथ में रिवीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि एक तो सब्जेक्ट ही बहुत ज़्यादा है, तो अब कैसे रिवाइज़ करा जाए। तो मेनली ये है कि जैसे मैंने ये कहा कि आपको हर सब्जेक्ट को कम से कम 4 to 5 टाइम्स तो रिवाइज़ करना ही है। इतना तो आपको शेड्यूल मतलब बनाना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जैसे आप क्यू बैंक और जीटी सॉल्व करते हैं, तो आपको ये पता चल जाता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने नोट्स में भी उसको अंडरलाइन कर लेते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा पूछी जा रही है, या फिर ये चीज़ मेरे से बार बार गलत हो रही है। तो आपको आखिरी के टाइम पर उन्हीं को ही रिवाइज़ करना है। और दूसरी बात ये है कि आजकल कोचिंग की तरफ से रैपिड रिवीजन का ऑप्शन आ गया है, तो उसमें आप जल्दी रिवाइज़ कर लेते हैं। तो मैंने भी लास्ट टाइम पे लास्ट 20 डेज़ में मैंने काफ़ी सब्जेक्ट के रैपिड रिवीजन देखे थे, और उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। सर रीसेंट अपडेट और गाइडलाइंस को आप कैसे कवर करते थे? ये रीसेंट अपडेट और गाइडलाइन पे इतना हमें फोकस नहीं रखना है, क्योंकि जो हमने पहले से पढ़ रखा है, मेन तो हमें वही चीज़ याद रखनी है। और रही बात रीसेंट अपडेट और गाइडलाइंस की, तो उसमें ये होता था कि आप जैसे क्यू बैंक सॉल्व करेंगे, तो जीटी टेस्ट लगाएंगे, तो उसके अंदर जो रीसेंट क्वेश्चन होते थे, मैं उनको अलग से अपनी नोट्स में ऐड कर लेता था। सर प्रॉफ में आपके कितने परसेंटेज आ जाते थे, मतलब प्रॉफ पर्सनल में क्वेश्चन? प्रॉफ में मेरा ऐसे ऐसा तो खास मैं टॉपर था नहीं अपनी क्लास के अंदर। मैं ये था कि मीडियोकर स्टूडेंट था, बट ये है कि हाँ, रिजल्ट मेरा सही रहता था। सर आपकी हॉबीज़ क्या है? मेरी हॉबीज़ ट्रैवलिंग है। सबसे ज़्यादा तो मैंने अपने एमबीबीएस के टाइम पीरियड में घूमा हूँ। मैं ऐसा नहीं था कि सबसे ज़्यादा मतलब 24 घंटे पढ़ता ही रहूँ। और इसी टाइम ही मैंने अपने एमबीबीएस के टाइम पर ही मैंने कार ड्राइव करना सीखा था। सही है, मतलब आपने एंजॉय की अपने में। सर 3 एडवाइस जो आप नीट पीजी एस्पिरेंट्स को देना चाहें? सबसे पहले तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट 4 to 5 टाइम तो रिवाइज़ करना ही करना है, क्योंकि आप इतना रिवाइज़ करेंगे तभी आपको सब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा और आप उसे रिकॉल कर पाएंगे। दूसरा ये है रेस्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जो है 12-12 घंटे अगर कंटिन्यूसली पढ़ेंगे तो आप बर्नआउट हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फिर आपका पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। तो रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है क्यू बैंक, जीटी एंड मिनी टेस्ट है, क्योंकि आप जितना ही टेस्ट देंगे उतना ही आपको थॉट प्रोसेस डेवलप होगा कि आपको कैसे रिकॉल करना है, आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। और
ऐसा होता है कि कभी कभी जैसे हमारे नीट पीजी में तो ऐसा हुआ था कि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए थे इसमें नीट पीजी में जीटी से। तो मेरा तो ऐसा हो गया था कि मेरी तो स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैंने 1 घंटा पहले ही पेपर कंप्लीट कर लिया था। क्यों? क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन तो ऐसे थे जो डायरेक्टली जीटी से उठ कर आए थे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी वाला कि क्यू बैंक, जीटी एंड मिनी टेस्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती टाइम मुझे दिया। वैसे होप सो नीट पीजी एस्पिरेंट्स को इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपके जो भी नीट पीजी से रिलेटेड डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें। अभी मैं और लोगों से इंटरव्यू करूँगी तो मैं उस क्वेश्चंस को कंसिडर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।